नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज़े ख़वातीन में। मैं हूं रत्ना शुक्ला आनंद। आवाज़े ख़वातीन के माध्यम से हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हर महिला को उसके कानूनी अधिकार पता हों और इसके लिए लगातार हम विशेषज्ञों के साथ आपके सामने हर बार कुछ नई चीज़ें लेकर आते हैं। आज हम चर्चा करेंगे कि क्या घरेलू हिंसा अधिनियम महिलाओं को पूरी तरह से सुरक्षा देने में कारगर साबित हो रहा है। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता रितु दुबे जी। रितु जी, स्वागत है आपका आवाज़े ख़वातीन में। दोबारा मुझे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद रत्ना जी। आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगता है और मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं अपने नॉलेज को शेयर कर पा रही हूँ लोगों के साथ। बहुत शुक्रिया रितु जी। और हमारे दर्शकों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है ये, क्योंकि कानून की जानकारी होना, जब तक पूरी जानकारी नहीं होगी तब तक शायद वो अपने अधिकारों के प्रति सजग नहीं होंगी और उनको एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगी। रितु जी, सवाल मेरा वही है कि क्या घरेलू हिंसा अधिनियम जो है वो पूरी तरह कारगर हो रहा है? यदि नहीं तो उसकी वजह क्या है? देखिए, मनुस्मृति में बोला गया है कि यत्र नारस्ते पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारी का सम्मान होता है वहीं पे देवता विराजमान होते हैं। तो हमारे भारतीय संस्कृति में तो नारियों को बहुत ही उच्च स्थान दिया गया है, लेकिन आज की जो स्थिति है, जो हम औरतों की जो परिस्थिति देख रहे हैं जो हमारे समाज में, मुझे नहीं लगता है कि ये श्लोक कहीं भी फिट बैठता है। आज के दौर में औरतों को यूज़ एंड थ्रो जैसा इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं तो इसमें जो डोमेस्टिक, जैसा आप बता रही हैं कि इसके लिए कानून आया, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, महिला सुरक्षा अधिनियम 2005 में, जो कि उसके पहले भी बहुत सारे कानून थे, लेकिन उसके अंदर भी महिलाओं को उतनी सुरक्षा नहीं मिल पा रही थी जितनी मिलनी चाहिए। तो हमारे सरकार ने, हमारे गवर्नमेंट ने, लेजिस्लेचर ने महिलाओं के हित को सोचते हुए ये अधिनियम 2005 लाए, जिसमें कि महिलाओं के लिए बहुत सारे उसमें एक्ट सेक्शंस हैं जिसके अंडर में उनको अलग अलग तरीके से उनको प्रोटेक्ट किया जाए। चाहे उनका फाइनेंशियल प्रोटेक्शन हो, घर का प्रोटेक्शन हो, मॉनेटरी रिलीफ हो, मेंटेनेंस का रिलीफ हो। तो ये सारे बहुत सारे प्रावधान है। ये एक्ट अपने आप में बहुत ही अच्छा है, जिसके अंदर पूरी तरह से अगर इसका इम्प्लीमेंटेशन सही तरीके से किया जाए तो महिलाएं पूरी तरह से सुरक्षित हैं। लेकिन अगर आंकड़े हम उठा के देखते हैं तो आप देखिएगा कि अभी भी हमारे देश में 4 लाख से ऊपर केसेस पेंडिंग हैं घरेलू हिंसा के, सिर्फ डोमेस्टिक वायलेंस के, जो कि रजिस्टर्ड हैं। अनरजिस्टर्ड तो बहुत सारी हैं, बहुत सारी तो आपके पुलिस थाने तक ही जाके रह जाती हैं, कोर्ट तक पहुंचती ही नहीं है। बहुत सारी जो डोमेस्टिक वायलेंस होते हैं, जो घरेलू हिंसा होती हैं, वो घर से बाहर भी नहीं जा पाती हैं, तो उनकी तो हम बात ही नहीं करते हैं। लेकिन जो कोर्ट में केसेस हैं उनकी बात मैं कर रही हूँ कि 4 लाख से ज़्यादा केसेस अभी पेंडिंग हैं। तो बताइए कि हम बोल सकते हैं कि महिलाएं सुरक्षित हैं हमारे देश में? नहीं बोल सकते हैं। कुछ ऐसे आंकड़े हैं जो बताते हैं कि देश के किन हिस्सों में ज़्यादा हैं ये मामले, या जी देखिए, आंकड़ों में देखें तो घरेलू हिंसा सबसे ज़्यादा जो है वो जहाँ पे शिक्षा का अभाव ज़्यादा है वहाँ पे ज़्यादा है। लेकिन कुछ मेट्रोज़ में भी बहुत ज़्यादा है जहाँ शिक्षा ज़रूरत से ज़्यादा है वहाँ पे, क्योंकि हमारा समाज शुरू से ही एक पुरुष प्रधान समाज रहा है। तो हम कहने के लिए तो कहते हैं कि हम औरतों को भी इक्वल फुटिंग पे रख रहे हैं, लेकिन हर जगह देखें ना तो ये इक्वलिटी जो है वही उसकी दुश्मन बन जा रही है। जी। हम समाज में बोलते हैं कि मेरी वाइफ ऐसी है, मेरी बहन इक्वल फुटिंग पे है, हम लोग बहुत सारे उनको फ्रीडम दिए हुए हैं, लेकिन जब बात घर के अंदर देखिएगा तो वही चीज़ें जो होती हैं ना बाधक बनती है रिलेशन में। वो इक्वलिटी फिर वो खटकने लगती है और फिर वहीं से ये दोबारा शुरुआत हो जाती है। वो जो ईगो है, मेल ईगो है, वो आ जाता है। तो बहुत सारे केसेस में मतलब हमने यही देखा है, खासकर जो पढ़े लिखे लोग हैं उनकी बात मैं कर रही हूँ, जो खुद एजुकेटेड है, कोई आईटी इंडस्ट्री में है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, बट इनके यहाँ भी जो घरेलू हिंसा के केसेस बहुत ज़्यादा हैं। जी। तो न्याय प्रणाली में चूक कहाँ हो रही है? देखिए, न्याय प्रणाली में सबसे ज़्यादा जो चूक हो रही है वहाँ पे रेसिडेंशियल ऑर्डर पर। देखिए, हमारे जो उसमें दिए काफ़ी कुछ दिए हुए हैं। पहले तो कि घरेलू हिंसा के अंदर क्या क्या आता है, किस तरह की चीज़ें घरेलू हिंसा, यही लोग समझ नहीं पाते हैं। अब इकोनॉमिक अब्यूज़ जो होता है वो भी एक घरेलू हिंसा में ही आता है। अगर मान लो कि कोई वाइफ हस्बैंड दोनों जॉब कर रहे हैं, हस्बैंड बोला कि मैं अपनी सैलरी पूरी रखूँगा और वाइफ की सैलरी से पूरा घर चलेगा,
ठीक है, कहने के लिए तो कोई बात नहीं, अगर नॉर्मल तरीके से है तो इसमें कोई गलत नहीं है, बट अगर कानूनी रूप से देखा जाए तो इकोनॉमिक अब्यूज़ में आएगा ये। अच्छा, ठीक है। तो मान लो कि आपने अगर वाइफ हस्बैंड के घर के लिए, घर वालों के लिए बहुत अच्छे से कर रही है, लेकिन अगर कुछ पैसे अगर वो अपने घर वालों के लिए खर्च कर रही है तो वहाँ पे रेस्ट्रिक्शन है, जबकि वो जॉब कर रही है, शी इज़ केपेबल टू डू दैट, बट वहाँ पे अगर रेस्ट्रिक्शन आता है और वहाँ पे उसको मन मारना पड़ता है या वो उसको इमोशनली अपने आप को वो करना पड़ता है, दैट इज़ ऑल्सो घरेलू हिंसा। तो इसको मतलब इसमें इतनी सारी चीज़ें हैं ना जिसको कि डिफ़ाइन करना मुश्किल है, लेकिन लोगों को ये जानकारी ही नहीं है। हाँ, जानकारी नहीं है। लोगों को क्या लगता है कि घरेलू हिंसा का मतलब होता है बस मारपीट हो गया, बाल खींच लिया, थप्पड़ वप्पड़ मार दिए, ठीक है, फिजिकल जो अब्यूज़ होता है वही है, बट फिजिकल अब्यूज़ ही नहीं, मेंटल अब्यूज़ भी उसमें आता है, आपको साइकोलॉजिकल अब्यूज़ भी आता है, इकोनॉमिक अब्यूज़ भी आता है, ये सारी चीज़। लेकिन सबसे ज़्यादा जो रत्ना जी जो हो रहा है वो जब कोर्ट में देखते हैं तो औरतों को जो घर से बाहर निकाल दिया जा रहा है और उसके बाद उनसे ये बोल के कि नहीं, ये तो घर कभी होता है कि कोई सास ससुर के नाम से घर जानबूझ के भी खरीद लिया जाता है। जब शादी होती है तो इन लॉ सोचते हैं कि अरे बहू और बेटे का क्यों करें हाँ अपने घर, ताकि कल को ना बहू उस पर अधिकार न जमाने लगे। तो और थोड़ी सी बातों पे जब बहू घर से बाहर निकल जाती है, फिर जब वो वापस आना चाहती है तो उसको लेते नहीं है कि ये तुम्हारा इस पर कोई अधिकार नहीं है। तो इसमें कई जजमेंट्स आए हैं सुप्रीम कोर्ट के। अब सतीश चंद्रावाले में भी कोर्ट ने बताने की बहुत कोशिश करी है। वो बोलते हैं कि शेयर्ड हाउस होल्ड, जो इसमें जो रेसिडेंशियल में सबसे 3-4 चीज़ें जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि शेयर्ड हाउस होल्ड क्या होता है। दूसरा कि जो अगर घर इन लॉज के नाम पे है तो क्या उसमें औरत को रहने का अधिकार है, उसके बच्चे का है, ये चीज़ें आ जाती हैं। रिलेटिव्स कौन होते हैं जो जिनके साथ वो रह रहे हैं, वो भी इस डेफिनेशन में आता है। तो शेयर्ड हाउस होल्ड में लोग बोलते हैं उसका गलत मतलब निकालते हैं कि ठीक है, जब उसने केस फाइल किया उस समय वो हमारे साथ नहीं रह रही थी, तो कोर्ट में बोल देते हैं कि नहीं तो वो तो 1 साल 1.5 साल से अपने मायके में थी, तो अब तो इसमें उसका कोई हक ही नहीं है। अब कोर्ट भी उस चीज़ को मान लेती है कि चलो आप तो मायके में रह रहे हो 1.5 साल से, तो अब यहाँ क्यों रहना चाहते हो। तो कई लोअर कोर्ट्स में ये चीज़ें वो लोग देख नहीं पाते हैं। एक्चुअली जो डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर जो डेफिनेशन दिया गया है शेयर्ड हाउस होल्ड का, उसको ठीक से इंटरप्रेट नहीं कर पाते हैं। पर देखना है क्या मतलब इंटरप्रिटेशन उसकी सही नहीं ढंग से नहीं होती है। तो यहाँ पे एक लूप होल्स मुझे लगता है कि विदाउट मतलब इंटरप्रिटेशन नहीं होने की वजह से ना फिर लड़कियाँ सफ़र करती हैं, क्योंकि जो शेयर्ड हाउस होल्ड है उसमें साफ लिखा हुआ है, जो डेफिनेशन अगर देखेंगे उसकी, तो उसमें यही है कि किसी भी टाइम में अगर वो मैट्रिमोनियल होम में, अपने ससुराल में, एक शेयर्ड हाउस होल्ड में अगर अपने रिलेटिव के साथ जो रिलेशनशिप अगर उसका रहा है ससुराल वालों के साथ, तो उसको उस घर में रहने का हक है, वो उसका शेयर्ड हाउस होल्ड होता है। ठीक है ना, मैट्रिमोनी। हाँ, वो अगर मान लो कि शादी के बाद कोई लड़की आती है 15 दिन 1 महीने ही रहती है, हो सकता है कि वो बारी बारी से रहे, जरूरी नहीं कि वो लगातार में कोई एक महीना रहे। किसी की शादी मतलब किसी की जॉब फॉरेन में है या उसको ऑफिस से उसी शादी के 10 दिन बाद ही उसको जाना है, ठीक है, तो वो आती है 10 दिन रहती है, फिर इसके बाद चली जाएगी जहाँ भी जाना है उसको वर्क प्लेस पे, इसके बाद फिर आती है 1 महीने बाद फिर 10 दिन रहती है, तो भी उसको वो रिलेशनशिप मतलब माना जाएगा। ठीक है, तो वो शेयर्ड हाउस होल्ड ही माना जाएगा उसका। तो मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप में वो रह रही है ये मानते हैं, लेकिन इसका इंटरप्रिटेशन सही तरीके से नहीं होने की वजह से थोड़ा कन्फ्यूज़न है। तो अगर कोई बाहर रह रही है 1 साल से तो उसको मान लिया जाता है कि नहीं, अब उस घर पे उसका कोई हक नहीं है। तो लड़कियां क्या करें? ये जो ऐसे मामले हमारे पास बहुत ज़्यादा आते हैं जहां महिलाओं को घर से निकाल दिया गया है या वो दोबारा वहां नहीं जा पा रही हैं, वो किस हक से जाए वहां पर, उनको क्या जानना ज़रूरी है, ये थोड़ा विस्तार से बताइए ताकि हर महिला को ये मालूम हो। देखिए, जानना ये ज़रूरी है कि जिस घर में आप अपने हस्बैंड के साथ या उसके माता पिता के साथ, भाई बहन के साथ रह चुके हैं, वो आपका मैट्रिमोनियल शेयर्ड हाउस होल्ड है। चाहे बेशक आप वहाँ 1 महीना ही रही हो शादी के बाद या बीच बीच में भी जाके रहे हो, लेकिन आपने एक रिलेशनशिप उनके साथ शेयर किया है। ठीक है, तो ये मैटर नहीं करता है कि वो घर किसका है। जिस अभी जो एक प्रभा त्यागी वाला केस लास्ट ईयर आया था, उसमें भी जजमेंट कोर्ट ने दिया है कि किसी के नाम का घर हो, चाहे वो ब्रदर इन लॉ का हो, फादर इन लॉ का हो, मदर इन लॉ का हो, लेकिन एक औरत और उसके बच्चे को उस घर से बेदखल नहीं किया सकता है। उसको रहने का राइट तो है ना, वो तो उसमें प्रॉपर्टी में टाइटल तो मांग नहीं रही है जी। तो रेसिडेंशियल राइट मांग रही है कि हाँ उसको उस घर में बस रहने दिया जाए,
वो प्रॉपर्टी उसके नाम से तो कराने की बात कर नहीं रही है। लेकिन यहाँ पे आके कोर्ट थोड़ा सा मतलब वो शायद इसकी इंटरप्रिटेशन सही नहीं है या जो भी है, कोर्ट यहाँ पे आके ना वो समझ नहीं पाती है। तो सीधा जब केस कोर्ट में आता है, लोअर कोर्ट में जब आता है, तो लोअर कोर्ट यही बोलती है कि नहीं नहीं, वो तो तुम्हारे फादर इन लॉ का घर है, मदर इन लॉ के नाम पे है, तो आपका तो कोई राइट है ही नहीं है, क्योंकि आपका उनका सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है और उन्होंने अपने से बनाया था। और आपका हस्बैंड का भी उसने, और आमतौर पे कई जगह तो ऐसा होता है कि वो लोग आपस में वो करके बेटा को भी बोलते हैं कि नहीं नहीं तुम निकल जाओ घर से, बाद में जब डिवोर्स हो जाएगा, लड़की चली जाएगी तो फिर वापस आ जाना। बिल्कुल, तो ऐसे बहुत से मामले आए हैं, बहुत से हमारे पास मामले भी। ऐसे आए हैं। जी, जी, जी। यहाँ पे समझने वाली ये बात है कि सबको पता होना चाहिए, कि हर लड़की को पता होना चाहिए कि जिस ससुराल में वो रह रही है, वो चाहे घर किसी का भी हो, बट उसको रहने का हक है, और इसको वो कोर्ट को बताए। ठीक है, अपने अपने वकील के थ्रू बताए, खुद बताए, तो बहुत ज़रूरी है, जानना बहुत ज़रूरी है। जी जी। रितु जी, आपने ये बड़ी महत्वपूर्ण बात कही, क्योंकि जैसे आपने कहा कि वो लड़की वहाँ प्रॉपर्टी में हक नहीं मान रही, प्रॉपर्टी में हक नहीं मांग रही है, रेजिडेंशियल जो है, जो अधिकार है, उसको वहाँ रहने का अधिकार ज़रूर है। तो ये जो है, ये इंटरप्रिटेशन सही क्यों नहीं हो पा रहा है, और अगर नहीं हो पा रहा है अभी तक, तो ये बात सामने क्यों नहीं आ रही, न्यायपालिका को ये क्यों नहीं समझ आ रही है? देखिए, जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट की बात है, इस टाइप की चीज़ें आती हैं, उस पर नए नए जजमेंट्स आते हैं, लेकिन इसके लिए भी एक अवेयरनेस की ज़रूरत है, लोगों को प्रॉपर तरीके से लीगल की जानकारी देने की ज़रूरत है। जी जी। चाहे वो कोर्ट, हमारे जो लोअर कोर्ट हैं या जो वकील हैं जो केस को वहाँ पे प्रेजेंट कर रहे हैं, उनको भी नॉलेज होना चाहिए, और जो विक्टिम है उसको भी नॉलेज होना चाहिए। तो अवेयरनेस एक ऐसा तरीका है जिसके थ्रू हम लोग इसको बता सकते हैं। तो घरेलू हिंसा अधिनियम की कौन सी धाराएं जाननी ज़रूरी हैं? सबसे पहला ये एक तो है कि आपको रेसिडेंशियल राइट के बारे में जानना ज़रूरी है। एक आपका जो मेंटेनेंस है उसमें जानना ज़रूरी है कि मेंटेनेंस, उसके अंदर में मेंटेनेंस भी है, बच्चे का भी है, वाइफ का भी है। तो ये अपने आप में एक संपूर्ण, जैसे बोलेंगे ना, सारे प्रोविजंस इसके अंदर में है, जो भी एक औरत की ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है, उसके प्रोटेक्शन के लिए ज़रूरी है, इसमें प्रावधान सारे ही हैं, बट उस प्रावधान को सही तरीके से अप्लाई नहीं किया जा रहा है। जी जी। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ी सी, और ख़ासकर देखिए, अगर मैं, हमारे पास तो हर कम्युनिटी के लोग आते हैं, बट जो सबसे ज़्यादा जो रेसिडेंशियल और प्रोटेक्शन की बात है ना, वहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ना मुस्लिम कम्युनिटी की औरतों के साथ हो रही है। जी, उसकी वजह क्या है और कितना है, मतलब जी, प्रतिशत कितना है? जी जी, वही मैं बोल रही हूँ कि जो वजह ये है कि जब भी कोर्ट में केसेस जाते हैं और वहाँ पे जब सामने वाली पार्टी बोलती है कि नहीं, ये तो जो घर है वो मेरे फादर इन लॉ का है, मदर इन लॉ का है, तो आपका तो नहीं रह सकते, क्योंकि वहाँ पे तलाक के बाद, चाहे जिस तरह से भी तलाक दिया होगा, फेक तलाक हो या जेन्युइन तलाक हो, तलाक के बाद उसका लड़की का कोई हक नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे उनके फिर पर्सनल लॉ अप्लाई हो जाते हैं। अच्छा। तो कोर्ट यहाँ पे आके अपने आप को मजबूर समझ लेती, मतलब वो अपने आप को नहीं कर पाती है उसमें, क्योंकि कोई स्पेसिफाइड कोई उसको मतलब नॉलेज तो नहीं बोलेंगे, बट कोई इस तरह का कोई प्रावधान है ही नहीं जिसमें ये लिखा हो कि हाँ, मुस्लिम लॉ के अंदर भी, पर्सनल लॉ के अंदर भी ये चीज़ें हैं, उसको राइट है। तो ये चीज़ों की जानकारी शायद कम है, तो यहाँ आके, हालांकि कुरान में है, लेकिन जो मुस्लिम पर्सनल लॉ की बात हम करते हैं तो उसमें अभी इस कहीं पे इन लोगों को वो जानकारी नहीं है, या वहाँ कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक तरीके से वहाँ मेंशन नहीं किया गया है कि तलाक के बाद भी औरतों का हक होता है उसमें रहने का, या बच्चों का हक होता है रहने का। ये बहुत महत्वपूर्ण बात कहनी रितु जी आपकी। आपने कहा कि न्यायपालिका वहाँ जाकर जो है वो कहीं ना कहीं अपने आप को मजबूर समझने लगती है, जबकि कुरान के भीतर सारे हक हुकूक दिए गए हैं औरत को, चाहे वो तलाक के बाद के भी हों, तो वो हक हुकूक देना नहीं चाहती दरअसल सोसाइटी, क्योंकि हम जो समझ रहे हैं। पुलिस की वजह, पुलिस के पास भी जाती है तो यही आंसर मिलता है उन्हें कि आपका तलाक हो गया है और फिर अब आपका कोई हक नहीं है, क्योंकि आपके यहाँ तो मुस्लिम लॉ में ऐसे ही होता है। बट एक मुस्लिम लॉ को उन लोगों ने बहुत ही अलग तरीके से इंटरप्रेट करके, हाँ, उसकी जो अवेयरनेस है वो इंटरप्रिटेशन भी गलत है। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पे आके फिर पुलिस भी कोई हेल्प नहीं कर पाती है, बस एक तलाक का वो लग गया तो इसके बाद सोचते हैं कि लड़कियों के सारे राइट्स खत्म हो गए, तो वहाँ पे वो भी हेल्पलेस हो जाती है। अब क्या करना चाहिए रितु जी इसमें? देखिए, इसमें सबसे पहले मैंने बोला कि अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, सही चीज़ों की अवेयरनेस ज़रूरी है। अगर मान लो अगर हमें कुरान की अच्छी बातें अगर बतानी है समाज को, तो उसके लिए भी अवेयरनेस फैलाना ज़रूरी है। चाहे कोर्ट के हमारे प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स हैं या वकील हैं, लीगल फ्रेटर्निटीज़ हैं, उनके लिए भी है, आम जनता के लिए भी है, उन लड़कियों के लिए भी है, और जो अक्यूज़ड हैं, जो ससुराल वाले हैं, जो भी जो घर से निकाल रहे हैं बहू, उनके लिए भी ज़रूरी है।
कि इन चीज़ों को समझें जी। तो लेकिन एक बात और मैं बताना चाहूँगी रत्ना जी, लेकिन जो ये हमारा जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है ये रिलीजन न्यूट्रल है जी। ये चीज़ों को लोग नहीं समझ पा रहे हैं। हाँ, वहाँ पर कहीं अप्लाई नहीं होता है, अप्लाई नहीं हो रहा है। ये जो है हमारा जो ये लॉ है ये कोई खास कम्युनिटी के लिए नहीं बना है, ये तो हर औरत के लिए, चाहे वो किसी कम्युनिटी से बिलोंग करती है। जी, जी। तो जब डिसीजन की बात आती है या न्याय देने की बात आती है तो वहाँ पे फिर हम पर्सनल लॉ को कैसे, जब डीवी एक्ट के अंदर में है तो पर्सनल लॉ को कैसे ला रहे हैं वहाँ पे? ये तो बहुत महत्वपूर्ण बात कही आपने। बहुत फिर न्यायपालिका अपने आप को मजबूर क्यों समझती है वहाँ तो पे? ये जब वो फिर हर कम्युनिटी के लिए बराबर है, कम्युनिटी के लिए बराबर है। ये चाहे 125 हो, डीवी एक्ट हो, ये कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए नहीं बनाया गया है, इसमें सभी कम्युनिटी के लिए। 125 की भी बात लीजिए, देखिए यहाँ पे भी मेंटेनेंस की बात है। 125 तो अलग हो गई जिसमें कि औरत बच्चे पेरेंट्स की मेंटेन की बात करता है वो, बट वही मेंटेनेंस यहाँ भी है। इसके अंदर भी मेंटेनेंस का प्रोविज़न है, इसके अंदर भी पैसा देने का प्रोविज़न है, इसके अंदर भी इकोनॉमिकली इमोशनली सब प्रोटेक्शन की बात कही गई है। और ये सभी कम्युनिटी के लिए है, सभी लिंग के लिए, सभी के लिए। ऐसा कुछ नहीं कि हाँ किसी के लिए मैंने अनइक्वल है, इस टाइप से बहुत फेयर है, सबके लिए इक्वल है। बट यहाँ पे भी आके कई बार मैं भी वो पजल्ड हो जाती हूँ कि केसेस में कि ऐसा कैसे होता है। जब ये सभी के लिए ये है तो फिर वहाँ पे हमारे जो पर्सनल लॉज होते हैं वो कैसे बन जाते हैं? क्या होना चाहिए? न्यायपालिका को भी ज़्यादा जागरूक करने की ज़रूरत है, उन्हें भी ज़्यादा बिल्कुल इसके लिए एजुकेट करने की ज़रूरत है। इसके जो इंटरप्रिटेशन है, हर एक सेक्शन का जो इंटरप्रिटेशन है ना, उस इंटरप्रिटेशन की जानकारी होनी चाहिए। ऐसा तो चलो एक्ट पढ़ लिए उससे कुछ नहीं होता, बट इसका रियल जो हमारे लेजिस्लेचर का क्या मतलब था, उसके अंदर में उन लोगों ने जो वुमेन के प्रोटेक्शन के लिए बात कही है, उस प्रोटेक्शन को, उस ऑब्जेक्टिव को हमें पढ़ना होगा। जी। इसके अंदर सीधा ऑब्जेक्टिव है कि कोई भी औरत को, बच्ची को, इसमें वुमेन का मतलब पत्नी नहीं है। एक बात और मैं बता दे रही हूँ, वुमेन जो वर्ड यूज़ हुआ है, दिस इज़ नॉट ओनली फॉर द वाइफ, ये यूज़ हुआ है बहन के लिए भी, माँ के लिए भी, भाभी के लिए भी, जो भी उस घर से जो औरतें रिलेटेड हैं उन सब के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि सिर्फ वाइफ के लिए वुमेन मतलब ये है प्रोटेक्शन एक्ट है, ये सभी के लिए है। तो कानून बोलता है कि किसी भी औरत को, किसी भी बच्ची को कभी भी रोड पे नहीं रख सकते हैं। और इसकी जानकारी दे रहे हैं, ऐसी बात नहीं है कि मतलब लोग नहीं कर रहे हैं। अवेयरनेस कई पुलिस वाले में भी, पुलिस वालों को भी इसकी पूरी अवेयरनेस सेशन कराई जाती है कि देखिए आपके पास अगर इससे केस आता है तो आप कैसे हैंडल करोगे। अवेयरनेस अपने तरीके से लोग करा रहे हैं, हर स्टेट अपने इसमें कराती है। जो इसकी पालना नहीं करे उनके लिए क्या सज़ा का, किस तरह की सज़ा का प्रावधान है? अपने कोई घर में नहीं रहने दे रहा है। जी। हाँ। जी। अब देखिए घर में नहीं रहना है तो उसके लिए तो सबसे पहले तो पुलिस थाने ही होता है। तो अब वही बात कर रही हूँ ना, अगर पुलिस में भी लड़की जाती है तो वहाँ भी पुलिस वाले बोलते हैं कि उनके पास एक ही सीधा जवाब होता है कि घर आपके हस्बैंड के नाम का नहीं है तो आपको रहने का अधिकार नहीं है, क्योंकि उनको ये सारी केसेस की जानकारी ही नहीं है कि पुलिस को भी अवेयर करने की ज़रूरत है, उनके लिए भी बिल्कुल इस तरह के कार्यक्रम चलाए जाएं। हमें जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन होता है उनको भी हर एक लॉ की जानकारी होनी चाहिए, तभी वो वहाँ के लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर सकते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही रितु जी। मुझे लगता है कि इसमें हम सब मिलकर जो ये काम कर सकते हैं, जो बार जो कैंप्स कर सकते हैं, इस तरह की जो जागरूकता अभियान पुलिस के लिए भी और वकीलों के लिए भी, ताकि वो भी सही तरह से इंटरप्रेट कर सकें चीज़ों को, ताकि एक महिला को न्याय मिल सके। क्योंकि आप कम्युनिटी के आधार पर, रिलीजन के आधार पर, अब वहाँ अगर महिला एक न्याय से वंचित रह जाती है तो ऐसे न्याय का कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये न्याय जो है वो सोशियो लीगल मसला है, एक इंसान को इंसान की तरफ ट्रीट करने वाली जो बात है। क्योंकि इसी पे आके अगर मतलब इस जानकारी नहीं होने की वजह से ही फिर जो लड़कियों के जो ससुराल वाले होते हैं वो फ़ायदे उठा लेते हैं। रात को कोई भी मैं अभी रिसेंट की केस बता रही हूँ कि रात को पुलिस आके बोलती है कि दरवाज़ा खोलो, जबकि उसके साथ कोई लेडी कांस्टेबल नहीं है। और जब वो लड़की ओपन नहीं करती है, क्योंकि उसके साथ उसका ससुर आया था उसको घर से निकालने के लिए, जब लड़की ओपन नहीं करती है तो पुलिस ये धमकी दे के जाती है उसको कि ठीक है मैं तुम्हारे अगेंस्ट में केस करूँगा, कि लड़की के अगेंस्ट में कि तुमने, मैं आया था दरवाज़ा नहीं खोला। क्या पुलिस को ये पता है कि रात को बिना लेडी कांस्टेबल के किसी भी अकेली लेडी के घर में जाके नॉक नहीं कर सकते हैं? तो ये उनको लैक ऑफ नॉलेज ही तो है। अगर चाहे तो इसमें तो पुलिस वाले खुद फंस जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन उनकी गलती नहीं, उनको नॉलेज ही नहीं इस चीज़ की। बहुत जगह तो जानकारी ही नहीं है कि हमारे कानून में क्या लिखा हुआ है, किस तरह से औरतों के साथ पेश आना चाहिए।
जी जी। रितु जी, मुझे लगता है कि लीगल अवेयरनेस कैंप्स जो है वो बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, हर जगह जगह पे ज़रूरी है, गाँव में ज़रूरी है, सभी को ये बताना। और बल्कि मुझे लगता है कि सिर्फ महिलाओं के लिए या पुरुषों के लिए नहीं, बल्कि मुझे लगता है पूरा एडमिनिस्ट्रेशन जो है सभी के लिए जो कि उसकी पालना के लिए जिम्मेदार है, बिल्कुल बिल्कुल उन सब के लिए सबसे पहले तो मेरे ख्याल से उन्हीं को, जिनके हाथ में कानून है, जिनके हाथ में पावर है, और जिनके सामने विक्टिम जाती हैं न्याय के लिए, ऐसे लोगों को सबसे पहले जागरूक करना चाहिए और सबसे पहले उनके लिए प्रोविज़न, मतलब ये अवेयरनेस वगैरह होना चाहिए, लॉ की सही जानकारी होनी चाहिए। जी, ठीक है, क्योंकि इसकी वजह से ना कई औरतें मजबूर होकर माँ बाप के घर में रह रही हैं, कई औरतें मजबूर होकर, कई तो सुसाइड कर ले रही हैं, जिसका कोई नहीं है तो क्या करेगा, उसके पास एक ही रास्ता बचता है कि जब कोई अपने पेरेंट्स नहीं है, किसी के इन-लॉज रख नहीं रहे हैं, कोई और रिलेटिव सामने आता नहीं है, तो उनके पास और कोई रास्ता नहीं बचा, जो कि खासकर जो अनएम्प्लॉयड हैं या जो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, जिनके साथ 2 बच्चे भी हैं, वो क्या करेंगी। रितु जी, ये बताइए कि जो महिला वर्किंग है, आमतौर पर ये मान लिया जाता है कि यदि आप पैसे कमा रही हैं, आप जॉब कर रही हैं, तो फिर आपके प्रति जिम्मेदारी नहीं है। नहीं, ऐसे नहीं क्या है ये थोड़ा विस्तार से जी। मैरिटल ऑब्लिगेशंस ना, उससे डिनाई नहीं कर सकते हम। अगर मान लो कमा भी रही है, उसके साथ बच्चे भी होते हैं, बट जो एक पति की जो जिम्मेदारी होती है वो उससे कैसे हट सकता है जी, उसको तो निभाना है जी। तो ये मतलब मसला नहीं होना चाहिए। हाँ, ये दोनों के लिए, अगर मान लो कि ऐसा है कि पति बिल्कुल बेरोज़गार है और पत्नी अच्छा अर्न कर रही है, तो पत्नी की भी ड्यूटी बनती है कि वो अपने हस्बैंड को मेंटेन करे। तो पर कोई सिर्फ अपनी जिम्मेदारी से इस वजह से नहीं हट सकता कि उसकी बीवी भी वर्किंग है। नहीं हट सकता है, बिल्कुल। ये थोड़ा बताइए, ये लोगों को नहीं मालूम। बिल्कुल नहीं हंसता, वो उसकी अपनी इंडिविजुअलिटी है कि वो जॉब कर रही है, बट उससे ये नहीं साबित होता है कि जो आपकी जो ड्यूटीज़ है वो आप उससे हट जाएं। ठीक है, जो शादीशुदा जिंदगी जो ऑब्लिगेशंस होते हैं वो तो हस्बैंड वाइफ दोनों को ही मेंटेन करने हैं जी, और करने भी चाहिए। बिल्कुल। तो आज की चर्चा में ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात निकल के सामने आई कि हमें बहुत बड़े स्तर पर जागरूकता अभियान चलाने की ज़रूरत है, खासकर आवास को लेके तो बहुत ज़्यादा है। जो रेजिडेंशियल ऑर्डर्स नहीं हो पा रहे हैं, तो ये विचारणीय है कि क्यों नहीं हो पा रहे हैं। उसके अंदर जो हमारे जो प्रावधान दिए गए हैं लॉ में, उसका सही तरह से इंटरप्रिटेशन नहीं हो रहा है, उसकी पूरी जानकारी नहीं है जी। तो इस वजह से उस पर हम फेल हो जा रहे हैं। वहाँ पे हम जो रिलीफ देना चाहिए विक्टिम को, हम नहीं दे पा रहे हैं। तो आज की बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा थी और मैं चाहूँगी कि आप सभी इस पूरे एपिसोड को अच्छी तरह से देखें और समझें, जानें अपने अधिकारों को। और उन सभी से भी अपील है जो इसकी पालना के लिए जिम्मेदार हैं कि आप भी जानें, ताकि एक स्त्री को उचित न्याय सही समय पर मिल सके। बहुत शुक्रिया।